इनपुट एज क्रेडिट इन जीएसटी, आईटीसी इन जीएसटी। अगर आप व्यापारी हैं तो थोड़ा बहुत जानते होंगे कि इनपुट एज क्रेडिट एक ऐसा माध्यम है, जब आप जीएसटी 3B फाइल करते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं, तो उस टैक्स लायबिलिटी में आपकी इनपुट एज क्रेडिट सेट ऑफ होती है एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हैं। तो ये आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीएनएल देखें, पीएनएल में आपके दो साइड, क्रेडिट साइड ऑफ योर पीएनएल जहां पे आपके रेवेन्यूज एंड अदर इनकम आती है, डेबिट साइड ऑफ योर पीएनएल जहां पे आपके सारे एक्सपेंसेस आते हैं। ये जो एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आती है ना, इन सारे एक्सपेंसेस के ऊपर कहीं ना कहीं आपको टैक्स की बेनिफिट मिलती है। यानी जो भी सप्लायर से आप परचेज करते हैं वो आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस आपका डेबिट साइड ऑफ पीएनएल में आता है, और जो आपका टैक्स उसके ऊपर जो बेनिफिट होती है उसका आप क्रेडिट लेते हैं। तो जब भी आप जीएसटी 3B फाइल करते हैं तो उसमें आप टैक्स के क्रेडिट सेट ऑफ करने के बाद बैलेंस अमाउंट ऑफ पे करते हैं। तो ये आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीसी कब लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, व्हाट आर द रूल्स प्रोविजंस इन जीएसटी, that you have to check before you start to avail the ITC। because अगर आपने गलत तरीके से ITC अवेल किया हुआ है, wrongfully अगर आपने अवेल किया हुआ है, तो there could be a situations where you will become in a radar of the GST officer, जहाँ पे आपको GST ऑफिसर आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे कि आप गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है। एंड जिस भी साल में, जिस भी मंथ में, जिस भी डेट में आपने अगर गलत इनपुट लिया हुआ है, वहां से लेकर के टिल द टाइम जब आपके पास वो नोटिस का क्लोजर होगा ना, तब तक के लिए आपको इंटरेस्ट पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप आईटीसी का रिकन्सिलिएशन करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकन्सिलिएशन करते हैं, आप एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी को ध्यान में रख करके उसको करिए। एंड आईटीसी जब भी आप जीएसटी 3B में अवेल करते हैं तो प्रोविजंस के तहत ही आप अवेल कीजिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर गोइंग टू डिस्चार्ज योर टैक्स लायबिलिटी, डोंट गो इन एड हॉक मैनर एंड एडजस्ट द इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हाटएवर अवेलेबल इन योर बुक्स। बिकॉज जब आप एक्सपेंस बुक करते हैं तो आप एक्सपेंस के साथ में कहीं ना कहीं टैक्स के क्रेडिट को भी बुक करते हैं। तो आप टैक्स के क्रेडिट जो है आप बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे नहीं लेते हैं, आप जीएसटी 2B के साथ रिको करने के बाद आप लेते हैं। तो आपको सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे, जीएसटी 2B के कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। आपके वो इनपुट जो कि 2B में आ रहा है, उसकी प्रॉपर आपके पास इनवॉइस है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग आपने अगर किया हुआ है, उसके बेसिस पे ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने रिकन्सिलिएशन नहीं किया हुआ और आईटीसी अगर आपने अवेल कर लिया, देन यू आर इन ए डेंजर जोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ए नोट एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर। अगर आप छोटे व्यापारी हैं, आप खुद से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को देखते हैं, रीड करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास अकाउंटेंट है या फिर टैक्स कंसल्टेंट है, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप टैक्स क्रेडिट ले तो आईटीसी को रिकनसाइल करने के बाद ले। नाउ what is the important point that I would like to explore in this video is that when you talk about ITC, this is very important to do the reconciliations of your ITC, because जब आप जीएसटी 99 से फाइल करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, एंड कब फाइल करेंगे, ये फाइल करेंगे आप 30 दिसंबर 2024 या उससे पहले। यानी जब आप जीएसटी 99 से फाइल करेंगे 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिकन्सिलिएशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। आपको आईटीसी की प्रॉपर तरीके से रिकन्सिलिएशन करनी पड़ेगी, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल योर जीएसटी 99C, तो आपको उस समय ये सारे रिकन्सिलिएशंस आपको दिखाने पड़ेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 हैज ऑलरेडी बीन क्लोज। 31 मार्च 2024 इज ऑलरेडी बीन क्लोज। सो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू हियर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू हियर इज द रिकन्सिलिएशन। तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकन्सिलिएशन कैसे करते हैं, मैं इस वीडियो में आपको 7 पॉइंट बताने वाला हूं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनवर्ड सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटी के रिलेटेड 7 पॉइंट। आपको ये 7 पॉइंट्स अगर आप ये 7 रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं, तो आपको आईटीसी, इनवर्ड सप्लाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Although there are a lot of reconciliations, but these are the 7 reconciliations that you have to take a note and start to do this reconciliation, because 2023 2024 the year has already been completed and अब आप 24-25 में आ गए, तो 24-25 में आपके पास स्टिल टाइम लिमिट है कि अगर आपने कोई गलत किया हुआ है 2023-24 में तो उसको प्रॉपर रिकंसिलिएशन करके उसको फाइंड आउट कीजिए और उस गलती को आप 2024-25 में सही कीजिए। आपके पास टाइम है 30 अक्टूबर 2024, यानी 31 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर इनवॉइसेस रेज कर सकते हैं, क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, जो भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना चाहते हैं वो सारे के सारे आप 30 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं। तो जीएसटी 996 का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 एंड करेक्शंस का लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024, तो उससे पहले पहले आप करेक्शंस कर लीजिए। नाउ व्हाट आर द करेक्शन दैट यू हैव टू डू वंस यू आर गोइंग टू नो अबाउट दीज रिकंसिलिएशंस, स्टार्ट टू डू द रिकंसिलिएशंस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट दीज आर द finding that I have, that we have, and we can do the accordingly whatever the treatment is required in the year 2024 and 2025 till 31st October 2024. So what are the 7 reconciliation that you have to keep in your inward supply corresponding inward tax input, I mean input tax credit, इसके related first one that you have to take care is the reconciliations of your ITC with books of account and GSTR 3B. GSTR 3B जहाँ पे आप ITC जो भी अवेल करते हैं उन सबको आप डिस्क्लोज करते हैं GSTR 3B में। So take all those the monthly reconciliations, monthly GSTR 3B that you have filed, gather all those informations at one place कि जितने भी GSTR 3B आपने फाइल किया उसकी प्रॉपर इनवॉइस वाइज पूरी लिस्टिंग एक जगह गैदर कीजिए, बुक्स ऑफ अकाउंट के पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह गैदर कीजिए एंड इसका प्रॉपर कॉम्प्रहेंसिव रिकंसिलिएशंस डॉक्यूमेंट वाइज बना लीजिए। पूरा कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट वाइज एक रिकंसिलिएशन बना लीजिए कि वो कौन से ट्रांजेक्शन है जो कि आपने 3B में रिकंसाइल किया था एंड 3B में आपने अवेल किया था। जब आप 3B फाइल किए थे उससे पहले आपने रिकंसिलिएशन किया था। सो व्हाट द ट्रांजेक्शन दैट यू हैव डन द रिकंसिलिएशन एट द time of filing the GSTR 3B, gather all those informations and reconcile with the books of account। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब आप 3B की बात करते हैं तो 3B में आप जब इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करते हैं, राइट, अवेल करते हैं, तो वहाँ पे आप 22-23 का इनपुट भी आपने 23-24 में अवेल किया होगा। 22-23 का इनपुट भी आपने 23-24 में अवेल किया होगा और 23-24 का इनपुट आप 24-25 पे अवेल करेंगे। और ये क्यों होता है? बिकॉज आपकी ITC डिपेंडेंट है आपके सप्लायर्स के रिटर्न्स के ऊपर। अगर आपका सप्लायर GSTR 1 नहीं फाइल करता है तो ये इंफॉर्मेशंस ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 2B में नहीं होगा, और जब GSTR 2B में ये ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा तो आप इसका ITC का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सो योर ITC इज डिपेंडेंट ऑन द सप्लायर परफॉर्मेंस, योर ITC इज डिपेंडेंट ऑन द सप्लायर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स। अगर आपका सप्लायर GSTR 1 नहीं फाइल करता है तो आपको ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप अपने सप्लायर से चेस भी करते हैं, उनसे फॉलोअप करते हैं कि भाई आप प्लीज़ अपने रिटर्न्स GSTR 1 फाइल कर दीजिए, GSTR 3B के थ्रू टैक्स पे कर दीजिए, सो दैट कि मैं टैक्स के बेनिफिट थ्रू GSTR 2B मैं ले सकूं, राइट। तो आपके बुक्स में तो काफ़ी सारे इनपुट है, but because that input is not reflecting in your GSTR 2B, can you be able to take the input in your GSTR 3B and adjust with the tax liability? You cannot, and if you are doing, you will be penalized in a future period. Understand? That is more important. तो आपको पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट वर्सेस 3B की पूरी रिकंसिलिएशन से कर लेनी है। दूसरी रिकंसिलिएशन जो आपको करनी है वो करनी है रिकंसिलिएशन ऑफ ITC दैट इज अवेलेबल इन योर GSTR 2B वर्सेस योर बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GSTR 2B में आपके कितने इनपुट एज क्रेडिट आ रहे हैं और ITC आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने हैं। यू हैव टू डू कंप्लीटली रिकंसिलिएशन। होता क्या है, बहुत सारे इनपुट आपके पास जो GSTR 2B में आ रहे हैं, might be possible that that input is not pertaining to your business, quite possible। हो सकता है आपका सप्लायर गलत GSTN पे रिटर्न फाइल कर दिया हो, राइट। हो सकता है कि आपका सप्लायर जो है गलत रिटर्न है, या किसी और का सप्लायर आपका GSTN नंबर लेकर के उसने रिटर्न फाइल कर दिया और वो इनपुट आपके बुक्स में आपके 2B में आ गया। तो जब ये 2B में आपके पास आया, ऑल्दो दैट इनवॉइस इज नॉट पर्टेनिंग टू यू,
Would you be able to take the input because invoices is not pertaining to you? Would you be able to take the input? You cannot take the input. You must have a physical invoice copy, isn't it? You must have a physical और digital invoice copy. ये आपके पास होता है तभी आप इनपुट क्लेम कर पाते हैं. तो आप अपने 2B के पूरी इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जितने भी ट्रांजेक्शंस है उसकी प्रॉपर इनवॉइस वाइज, डॉक्यूमेंट वाइज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ रिको कर लीजिए. माइट बी पॉसिबल के बहुत सारे इनवॉइसेस जो आपके हैं, आपके बिजनेस से रिलेवेंट है, लेकिन आपका सप्लायर ने वो इनवॉइसेस आपको दिया ही नहीं, या फिर उस इनवॉइसेस आपके कुरियर में रह गया, आपने अभी तक रिसीव नहीं किया. तो आप उन सारे इनवॉइसेस को थ्रू जीएसटीआर 2B रिकंसिलिएशन आप गैदर कर सकते हैं, एक्सपेंस बुक कर सकते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विद दैट द थर्ड पॉइंट जो कि आपको ध्यान देना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनएलिजिबल क्रेडिट. ना जब भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं तो वहां पे एलिजिबल क्रेडिट एंड इनएलिजिबल क्रेडिट दोनों की बात होती है. अब आपको देखना है कि इनएलिजिबल क्रेडिट, क्या उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं? आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनएलिजिबल क्रेडिट. नंबर 1 ब्लॉक क्रेडिट एंड द सेकंड वन इज आईटीसी ऑन एग्जेम्प्टेड सप्लाई. जो ब्लॉक क्रेडिट होते हैं वो अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 आपको उसको डिसअलाउ करना होता है, आपको उसका इनपुट नहीं लेना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने रेंट एंड कैब सर्विसेज अगर आपने लिया हुआ है और आपका सप्लायर अगर आपको 5% के टैक्स रेट पे अगर आपको वो इनवॉइस रेज करता है तो 5% विदाउट आईटीसी होती है. और अगर आपने उसका आईटीसी ले लिया, इट मीन्स यू आर अगेन अलाउइंग टू द जीएसटी ऑफिसर टू कम एंड इशू द नोटिस. तो आपको उसका इनपुट नहीं लेना है, आपको उसको सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर उसको डिसअलाउंस में दिखाना है, उसका इनपुट नहीं कंसीडर करना है. एंड विद दैट जो भी आपका आईटीसी और एग्जेम्प्टेड सप्लाई होता है, राइट, कि आपने कोई अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई दिया हुआ है, राइट, तो उस एग्जेम्प्टेड सप्लाई के ऊपर जो भी आईटीसी होता है वो रूल 42, 43 के अंदर आपको रिवर्स करना होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपने 5 करोड़ का रेवेन्यू किया, आउट ऑफ दैट 1 करोड़ का रेवेन्यू आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, तो इट वुड बिकम 1/5, इट इज 20%. तो अकॉर्डिंगली 20% ऑफ योर इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट हैज टू बी रिवर्स अंडर रूल 42, 43. तो ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ये आपको इनपुट नहीं मिलेगा. तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके ब्लॉक क्रेडिट कितने हैं और आपके आईटीसी और एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितने हैं, और इसको प्रॉपर तरीके से आप इसकी एक रिकंसिलिएशंस बनाइए. विद दैट द फोर्थ पॉइंट जो कि आपको ध्यान देना है, आपको आरसीएम रिकंसिलिएशन. ये बहुत कंफ्यूजन है बट क्लैरिटी भी उतना ही सिंपल है. आरसीएम किसके ऊपर? आप अपने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई कीजिए. हाउ मेनी ट्रांजेक्शन दैट यू हैव डन एंड दैट इज कवर अंडर आरसीएम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. लाइक आपने क्या कोई जीटीए सर्विसेज रिसीव किया है, क्या कोई सिक्योरिटी सर्विसेज रिसीव किया है, क्या आपने रेंट एंड कैब सर्विसेज रिसीव किया है, क्या आपने लॉयर से कोई सर्विसेज रिसीव किया है, क्या आपके पास इंपोर्ट ऑफ सर्विस है. अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन्स आपके पास है तो दीज आर द ट्रांजेक्शन दैट इज बीन कवर्ड अंडर द आरसीएम. अब इनके साथ में क्या है कि अगर आपने इन सारे सप्लायर से अगर आपने कोई सर्विसेज रिसीव किया है, देन यू हैव टू पे द टैक्स under RCM. It means supplier will not charge any GST amount on that particular invoice, on that particular services. You as a buyer or recipient, you have to calculate the RCM, book the RCM, pay the RCM and then claim the RCM in your GSTR 3B. तो आपके पास उसकी प्रॉपर एक रिकंसिलिएशन होनी चाहिए कि कितने ऐसे इनवॉइसेस है, कितने ऐसे सप्लायर्स है, कितने ऐसे ट्रांजेक्शंस है दैट हैज बीन कवर अंडर द आरसीएम, एंड डू द प्रॉपर रिकंसिलिएशन विद योर GSTR 3B दैट यू हैव फाइल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024. यानी पूरी साल का आपको एक प्रॉपर मंथ वाइज रिकंसिलिएशंस बनानी है. विद दैट इन केस यू हैव मेड द पेमेंट टू योर सप्लायर, फिफ्थ पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने. अगर आपने अपने सप्लायर्स को 180 दिन के बाद पे आउट करा है, कब से, कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. सो इन केस यू हैव रिसीव द इनवॉइस एंड यू हैव पेड टू योर सप्लायर बियॉन्ड 180 डेज, आफ्टर 180 डेज, it means you are again in a bigger problem. You cannot take the input tax credit on those transactions where you have paid to your supplier beyond 180 days. तो उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और आप इसका आईटीसी तब क्लेम कर पाएंगे जब आप उस सप्लायर को पे कर देंगे, तब तक आप क्लेम नहीं कर पाएंगे. तो आप अपने
लिस्ट में देखिए हाउ मेनी सप्लायर दैट यू हैव, जहाँ पे आपने इनको टाइम पे पे नहीं किया है, 6 मंथ में नहीं पे किया फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस, इनवाइस की डेट से 6 महीना, इनवाइस की डेट से 180 दिन तक अगर आपने नहीं पे किया है, इन सारे ट्रांजेक्शंस को एक जगह गिदर कीजिए, उनका आईटीसी निकालिए और उस आईटीसी को रिवर्स कीजिए। उस आईटीसी को रिवर्स आप स्टिल कर सकते हैं, इसीलिए तो आपको ये टाइम पीरियड है अप्रैल टू अक्टूबर। अगर आपने गलती किया उस गलती को सुधारिए, ताकि जब आप जीएसटी 990 फाइल करें तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर उसकी रिकंसिलेशन आपने अगर किया हुआ है तो आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपने नहीं किया देन यू विल हैव ए बिगर प्रॉब्लम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप ये चेक कीजिए कि ऐसे कितने सप्लायर है जिनको आप 180 दिन के बाद पे किया हुआ है। विद दैट द 6th पॉइंट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आपने गुड्स का एक्सपोर्ट किया हुआ है या कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आपको शिपिंग बिल का रिकंसिलेशन करना है। बिकॉज जब आप रिफंड ऑफ आईटीसी लेते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स का लेते हैं, तो शिपिंग बिल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू क्लेम द रिफंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, इजंट इट? Yes, that is more important. So what you have to do, you have to do the reconciliations of your shipping bill with GSTR1, how many shipping bill that you have generated, how much the value in the shipping bill that you have to be take, and how much the value that you have shown in the GSTR1. You have to do the proper reconciliations of that all and find out any indifferences there. That differences must be reconciled and must be क्वालिफाइड विद द रिमार्क्स कि ये किस कारण से हुआ है। दैट मस्ट नो, दैट यू मस्ट नो, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप ये चेक कीजिए कि आपके पास ऐसे कितने इनपुट्स हैं, कितने आपके पास शिपिंग बिल्स हैं, जिस शिपिंग बिल्स का आप GSTR1 के साथ में प्रॉपर रिकंसिलिएशन कीजिए। विद दैट द 7th पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपके इनपुट टेस्ट क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप इतने सप्लायर, कितने ऐसे सप्लायर जो कि आपकी ई इनवॉइसिंग के अंदर कवर्ड है। इट मीन्स जब आप सप्लायर का इम्पैनल करते हैं या सप्लायर का लिस्ट बनाते हैं, you have to prepare the list that how many supplier that they have covered under e-invoicing, how many supplier that they have covered under normal invoicing. जितने भी e-invoicing supplier है, you have to take care and note that all those invoices that your supplier has issued, right, that invoices must be enclosed with IRN number and QR code. There must be furnish of IRN number and QR code in the invoices. If the IRN number and QR code is not available on the invoices, it means whatever the invoices that you have taken is not a valid invoice from the point of view of input as credit that you are going to avail. तो आपको ये चेक करना है कि कितने ऐसे सप्लायर जिनका ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल है, कितने ऐसे सप्लायर जो कि नॉर्मल इनवॉइसिंग किया, इनकी प्रॉपर रिकंसिलेशन, इनके कुंडली की रिकंसिलेशन कीजिए, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर गोइंग टू गेट द ITC एंड योर रिटर्न्स। तो जब भी आप रिटर्न्स फाइल करेंगे GSTR 990 का, राइट, एक तो मंथली रिटर्न हो गया जहाँ पे आपका GSTR 1 भी हो गया, या क्वार्टरली QRMP स्कीम में आते हैं, क्वार्टरली रिटर्न या मंथली पेमेंट के ऑप्शंस में आते हैं। तो इन सब के लिए जब GSTR 990 फाइल करते हैं तो आपको ये सारे रिकंसिलेशन वहाँ पे काम करेंगे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, व्हाई यू आर गोइंग टू वेट फॉर December? Instead of waiting for December, you start to do the reconciliations series wise and get to reconcile all these, the 7 point that I have explored in front of you, so that you will get the proper reconciliations, you will have the proper control of your data, you will have a proper of ITC reconciliations। अगर आपने कोई गलत ITC करा हुआ है, that you have to take, so that is more important। 7 point that you have to take, 7 point that you have to take, yearly reconciliations of your ITC with Bookshop account, and then the reconciliations of GSTR 2B with your Bookshop account, and 3B also that you have to do, and with that identifying an ineligible ITC, that is block credit, and ITC on exempted supply, right, that you have to know. And with that the RCM reconciliations complete for the financial year, and then payment made to your supplier beyond 180 days, ITC must be reversed accordingly, and then supply, right, that is more important, receive from the compositor, that is more important, that you have to take. And with that the supply cover under e-invoicing that you have to take in your reconciliation, that is how it is going to help you. So what you have to do here, start to find out this all and reconcile all those
without any further delay, and this is going to help you to be able to comply with your GST, because at the end of the day, when you complied with GST, when you're complying with goods and service tax, it is going to somehow help you to be able to get a compounding benefit of the growth in your business. And definitely as a व्यापारी, as a businessman, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपका सिस्टम ग्रो करे, आपके कंप्लायंसेस ग्रो करे. With this, please start to reconcile. This is Sujin Singh signing out. Until we meet again, thank you very much.